नमस्कार। कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 15 करेंगे। नाम है माझे शिक्षक व संस्कार। लेखक है शंकरराव खरात जी। पढ़ते हैं प्रस्तावना। शालेय वयात शिक्षकांकडून केल्या जाणाऱ्या संस्कारांचे महत्त्व प्रस्तुत पाठातून लेखकाने व्यक्त केले आहे। शालेय वयात मतलब स्कूल जीवन में शिक्षकों से मिलने वाली जो संस्कार हैं उन संस्कारों का महत्व बताते हुए लेखक ने ये लेसन हमें दिया है। लेसन पढ़ते हैं। मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो। पुढील शिक्षणासाठी औंध जिल्हा सातारा येथील हायस्कूलमध्ये जाण्याचा विचार करत होतो। तसे माझे प्रयत्नही चालू होते। त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती। देखो यहाँ पर हमें कहते हैं लेखक कि मी मतलब कौन, लेखक। माझी गावची शाळा सोडणार होतो। ये जहाँ पर पढ़ रहे थे गांव में, वहाँ वो गांव की शाळा को छोड़ने वाले थे। तो उनको आगे की पढ़ाई करनी थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए उनको औंध आना था और वो उसके लिए प्रयत्न कर रहे थे कि मुझे औंध में एडमिशन मिल जाए। लेकिन उनको एक विश्वास था, उनको एक खातरी थी कि मुझे श्योरली वहाँ पर मुझे एडमिशन मिल जाएगा। म्हणूनच मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकाची भेट घेत होतो। त्याचा सल्ला मार्गदर्शन मला मिळत होते। श्री हनुमंतराव देशमुख हे गावचेच रहिवासी। त्यांनी मला इंग्रजी तळखरकरांचे भाषांतर शिकवले। ते तसे स्काउट मास्टरही होते। लेखक हमें कहते हैं म्हणून मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकाची भेट घेत होतो। मतलब उनको वहाँ औंध में पढ़ने के लिए जाना था, तो वो उनकी सलाह लेने के लिए स्कूल में जाते थे। देखो बच्चों, यहाँ पर मार्गदर्शन और सलाह दोनों यहाँ पर समानार्थी शब्द हैं। श्री हनुमंतराव देशमुख ये उसी गांव में रहते थे। उन्होंने क्या सिखाया उनको, तो अंग्रेजी तळखरकरांचे भाषांतर शिकवले। मतलब जो रूपांतर किया था अंग्रेजी का वो उनको सिखाया। और उसके साथ साथ वो स्काउट मास्टर भी थे। त्यांनी शाळेचे स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले होते। श्री कात्रे मास्तरांनी मला 4थीच्या वर्गात गणित शिकवले। अंकगणित सारखा अवघड विषय त्यांनी सोपा करून शिकवला। आमचे कात्रे मास्तर अंगाने सळपातळ, दम्याच्या विकाराने त्यांना कधी कधी त्रास व्हायचा। कात्रे मास्तरांच्या घरी माझे वडील लाकड फोडायला जायचे। कात्रे मास्टर थे, वो लेखक को 4थीच्या वर्गात गणित शिकवले। उन्होंने उनको मैथ सिखाया था और अंकगणित सारखा अवघड विषय त्यांना सोपा करून शिकवला। लेखक को मैथ्स बहुत हार्ड लगता था, लेकिन उन्होंने बहुत इजी करके उनको सिखाया। और आगे कहते हैं जो कात्रे मास्टर थे वो कैसे थे, शरीर से एकदम पातळ, मतलब बहुत स्लिम थे। और दम्याच्या विकाराने आजारी, दम्याच्या विकाराने मतलब उनको अस्थमा था और अस्थमा की वजह से कभी कभी उनको बहुत प्रॉब्लम्स भी होते थे। जो लेखक के पिताजी थे, वडील, वो किसके घर जाते थे, कात्रे मास्तर के घर जाते थे। क्यों जाते थे, तो लाकडा फोडायला जायचे। ठीक है। गोडीवडेकर मास्तर मला मराठीत 5वीत होते। ते इतिहास भूगोल शिकवायचे। त्यात इंग्रजी पहिलीत तळखरकरांचे पहिले भाषांतर शिकवायचे। गोडीवडेकर जो मास्टर थे उनको 5th स्टैंडर्ड में मराठी सिखाते थे और साथ साथ में इतिहास और भूगोल मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी सिखाते थे। और जब वो 1st स्टैंडर्ड में थे तभी उनको फर्स्ट टाइम भाषांतर रूपांतर कराया था। किसका रूपांतर कराया था, तो इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है। शाळेच्या बागा करण्यातच त्यांच्या अर्ध लक्ष असे। त्यात त्यांचा व माझ्या जवळचा परिचय आला। श्री गोडेवरेकर जो शिक्षक थे उनको फार्मिंग में बहुत मज़ा आता था। वो फार्मिंग में उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलती थी। उनकी नई नई टेक्नोलॉजी वो अपनाते थे। तो साड़ीच्या बागा करण्यात मतलब स्कूल में जो गार्डन था उस गार्डन में पूरा उनका ध्यान, उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान देते थे। कारण साडीच्या बागा आमच्यासारख्या मुलांच्या जीवावरच तर उभ्या होत। आम्ही मुलं वयानं तसंच हाडापिंडाने मोठाड, कष्टाच्या कामाला कणखर। वयानं तसा हाडपिंडाने मोठाड मतलब एज में वो बहुत छोटे थे, लेकिन बॉडी से शारीरिक काम करने के लिए वो बहुत कणखर थे। कणखर थे मतलब उनकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, मजबूत थी। शाळेची गावच्या ओढ्याकाठची बागही खरे तर आम्हा मुलांच्या जीवावर चांगली फुललेली उभी असे।
या बागेतल्या विहिरीचं पाणी 2-2 तास रहाटेने ओढून बागेतल्या फुलं झाडांना, फळं झाडांना आम्ही पाणी देत असू. तेव्हा ती फुलं झाडं, फळं झाडं तरारून उभी राहत होती. त्यामुळे श्री गोडीवडेकर मास्तर आमच्यावर प्रेम करायचे. बागेतील जमीन कुदळी, टिकावाने खांदावायची, त्याचे वाफे करायचे, बंद घालायचे, अशी सगळी कष्टाची कामे आम्ही मुलं करत असू. देखो लेखक में कहते हैं कि साड़ेची गावच्या ओढ्याकाठची बाग, मतलब गांव के अंदर जो एक ओढ़िया काटिया मतलब एक पानी की जो नहर रहती है, नहर के पास में जो गार्डन होता है, तो वो गार्डन रियल में बच्चों की वजह से तो बहुत हरा भरा हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चे ही थे जो विहिरी में से मतलब वेल में से पानी निकालते थे, और पानी निकालने के लिए ओढून ओढून मतलब वो पानी खींचने के लिए उनको 2-2 घंटे लग जाते थे, और उसके बाद वो फूल को, झाड़ों को, सबको वो पानी देते थे। और उसकी वजह से ही जितने भी वहाँ पर फूल झाड़ थे वो बहुत ताज़े रहते थे, फ्रेश रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पानी मिलता था। और पानी कौन देते थे? तो वो स्कूल के जो बच्चे थे वही देते थे। और उनकी वजह से जो उनके मास्टर थे वो उनको बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो गार्डन के ज़मीन को कुदड़ी करने का, फिर उसके अंदर हथियार चलाने का, फार्मिंग करने का, उसके ऊपर बंद बांधने का, वो सारा काम, वो जो कितने शारीरिक जो भी काम करते थे वो सारे बच्चे करते थे। इसकी वजह से वो मास्टर थे, वो बच्चों को बहुत प्रेम करते थे। ठीक है। श्री नाईक मास्तर यांच्या शाळेत दरारा असे, तसे ते शिस्तीचे कडे भोगते. या शिष्टप्रिय हेडमास्तरांनी माझ्या शाळेला चांगलीच शिस्त लावली. शाळेची दुसरी घंटा होताच ते हातात छडी घेऊन शाळेच्या दारात थांबत. अशा शिस्तीत मग कोण उशिरा येईल असा त्यांचा दरारा होता. तो देखो कहते हैं कि जो हेडमास्टर थे, वो जो मुख्याध्यापक थे, वो कौन थे? नाइक मास्टर थे। तो उनकी स्कूल में बहुत दाग थी, मतलब वो कैसे थे? बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो शिस्त प्रिय थे, मतलब उनके हिसाब से स्कूल में सब रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना चाहिए। तो जैसे भी स्कूल की बेल बजती थी तभी छड़ी लेके दरवाजे पर खड़े रहते थे। दारात मतलब दरवाजे के पास वो खड़े रहते थे। तो इतने अगर वो नियम पालते होंगे या इतने स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट होंगे तो कौन स्कूल में लेट आएगा, ऐसा हमें लेखक यहाँ पर कहते हैं। श्री नाईक हे मला इंग्रजीत, चौथीत इंग्रजीत आणि इतिहास शिकवत. त्यात इंग्रजीचे रेन मार्टिनचे ग्रामर ते आवडीने शिकवत. ते सदानकदा विद्यार्थ्यांच्या समुपदेश करत. श्री रायगावकर मास्तरांसारखे ते कधीही इतर सार्वजनिक कार्यात पडत नसत. आपण बरं आणि आपली शाळा बरी, हेच त्यांचं कार्य. त्यामुळे त्यांनी शाळेला शिस्त आणली आणि परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी शाळेची चांगलीच प्रगती केली होती. सर थे, उन्होंने उनको 4th स्टैंडर्ड के अंदर अंग्रेजी सिखाया था और हिस्ट्री भी उनको सिखाया था, और इंग्लिश में उनको रेन मार्टिन का जो ग्रामर का बुक है उसमें से उनको ग्रामर सिखाया था। और आगे कहते हैं ते सदान कदा, वो ऑलवेज बच्चों को क्या करते थे? उपदेश देते थे। और जो रायगावकर जो मास्टर थे वो कैसे थे? सार्वजनिक कार्यात पड़त नसत, मतलब वो अपने जो काम थे वही काम करते थे। उनके लिए स्कूल और स्कूल का काम बस वही उतना ही काम करते थे, बाकी कोई सामाजिक कार्य वो नहीं करते थे। त्यामुळे त्यांनी शाळेला शिस्त आणि परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी चांगलीच प्रगती केली होती। मतलब उनकी शिस्तता की वजह से, उनका जो अच्छे नियम थे उनकी वजह से स्कूल का जो रिज़ल्ट आता था, निकाला मतलब परिणाम, रिज़ल्ट, जो स्कूल का जो रिज़ल्ट आता था वो बहुत अच्छा आता था और स्कूल हमारी बहुत प्रगति कर रही थी। मला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्तरांना भेटलो. त्यांनी मला योग्य असं मार्गदर्शन केलं. शाळेत असतानाही त्यांचं माझ्यावर लक्ष होतं. शिस्तीच्या दृष्टीने कसं वागावं, जीवनात आपली प्रगती कशी करावी, या बाबतीत त्यांनी केलेला हितोपदेश मी कधीच विसरू शकत नाही. कि उनको पढ़ने के लिए औंध में जाना था, इसके लिए वो नाइक मास्टर को मिलने के लिए गए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए वहाँ पर गए थे। शिस्तीच्या दृष्टीने कसं वागावं, मतलब आगे पढ़ने के लिए अगर मुझे जाना है तो मेरी दृष्टि कैसे रखनी चाहिए, वो उन्होंने सिखाया।
और उन्होंने कहा है जीवन में अगर प्रगति करनी है तो प्रगति के लिए जो जो हितोपदेश थे, जो मेरे लिए जो कल्याणकारी जो बातें थी, मेरे लिए जो अच्छी अच्छी सलाह थी, वो उन्होंने मुझे दी थी। श्री रायगावकर देशपांडे या शिक्षकांनी तर मला संस्कारदृष्ट्या फारच उत्कृत करून ठेवले आहेत। कसे ते एक दोन प्रसंग इथे उद्घृत करून स्पष्ट करतो। लेखक कहते हैं कि उनको संस्कार दिया। किसने संस्कार दिया? तो जो रायगावकर और जो देशपांडे सर थे, उन्होंने उनको संस्कार दिया। कैसे थे हमें बता रहे हैं। उनके जो दो प्रसंग हैं वो उद्घृत का अर्थ होता है उल्लेख, तो वो हमें उल्लेख करके बताते हैं कि कैसे मेरे जीवन में उन्होंने मेरे जीवन में उपकृत किया, कैसे उन्होंने मेरे जीवन में मदद की। वो दो प्रसंग के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं। पढ़ते हैं उनके दो कौन से प्रसंग थे। कुस्तीसारख्या खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे। आमच्या गावातही आम्हा मुलांसाठी वेगळी तालीम होती। लहानपणी मी बऱ्यापैकी कुस्त्या करत असे। हंगामात कुस्त्या करून मी कधी खोबरे, तर कधी नारळ, तर कधी एखाद्या रुपयापर्यंत इनामे मिळवली आहेत। हे पटका सुद्धा एकदा मिळाल्याचे आठवते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर कुश्ती का अर्थ है जो रेसलिंग कहते हैं। तो लेखक हमें कहते हैं कि कुश्ती सारख्या खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे। मतलब कुश्ती जैसा जो खेल होता था उसमें भी जातपात, मतलब कोई अलग धर्म का है तो वो नहीं खेल सकता है, वैसे ऊंच नीच भेदभाव सब होते थे। आमच्या गावातही आम्हा मुलांसाठी वेगळी तालीम होती। तो ये जो बच्चे थे, इन बच्चों के लिए एक अलग से तालीम दी जाती थी। लहानपणी में बऱ्याच कुस्त्या करत होतो। लेखक कहते हैं कि जब मैं बचपन में छोटा था तब मैं बहुत सारी कुश्ती करता था। हंगामात कुश्तियाँ करूँ भी कभी खोबरे, मतलब अलग अलग सीज़न में जब वो कुश्ती करने के लिए जाते थे तो उनको बहुत सारे इनाम भी मिले थे। तो कौन से इनाम मिले थे? खोबरे, कधी नारळ, तर कधी एखादा रुपयापर्यंतचे इनामे मिळवली आहेत। और कभी कभी उनको एक पटका सुद्धा एकदा मिळाल्याचे आठवले आहेत। पटका मतलब जो हम सर पे एक फेटा बांधते हैं उसको कहते हैं पटका। ठीक है। असाच बाहेरगावी मी कुस्त्यांचा फळ पाहायला गेलो होतो। तिथे एका थोराड मुलाला याला जोड म्हणून फळात फिरवत होतो। 2 राऊंड मारूनही त्याला कुणी जोड उभा राहिला नाही। तेव्हा आमच्यातला एका म्हणाला, शंकर्या उठतोस का? धरतोस का कुस्ती त्या गड्याबरोबर? असाच बाहेरगावी मी फळ पाहायला गेलो होतो। लेखक कहते हैं कि ऐसे ही मैं बाहर ये कुश्ती की स्पर्धा जो थी वो देखने के लिए मैं गया था। एक थोराड मुलगा, मतलब उससे जो एक बड़ा बच्चा था, उसके साथ खेलने के लिए वो सबको बुला रहा था, याला जोड़, लेकिन कोई उसके साथ खेलने के लिए रेडी नहीं था। तभी उनमें से उनका कोई एक दोस्त था, वो बोल रहा है, ए शंकर उठतोस का? धरतोस का कुश्ती त्या घड्याबरोबर? तो शंकर को बोला, अरे शंकर जा ना, उसके साथ तू कुश्ती करना। ऐसे उसके जो कोई एक दोस्त था उसने उसको बोला था। मैदानात गेलो आणि लढत करण्याची तयारी दर्शवली, पण मला कुणीतरी ओळखले आणि हटकले। देखो यहाँ पर लेखक हमें कहते हैं कि उन्होंने हाँ बोला, हाँ बोलकर वो मैदान में गए उसके साथ कुश्ती करने के लिए, लड़ने के लिए। तभी किसी ने उनको पहचान लिया और उनको वहाँ पर ही हटकले वहाँ पर किसी ने उनके ऊपर चिल्लाया। मी हिरमुसला होऊन माघारी गेलो। हा प्रसंग माझ्या मनाला लागला। हे ओळखून रायगावकरांनी माझी समजूत घातली। म्हणाले, अरे समाज अजून निद्रिस्त आहे। खेळात मैदानात जात न पाहता कौशल्य पाहावे हे अजून त्याला नीट समजले नाही। पण एक दिवस असा येईल की हे सारे नष्ट होईल। तुम्हाला ही खेळात स्पर्धेत मानाने बोलावले जाईल। बात है मी हिरमुसला मतलब वो निराश हो गए, उदास हो गए हो, और वो माघारी गेले मतलब खेलते खेलते पीछे आ गए। जैसे किसी ने आवाज़ दी, जोर से चिल्लाया तो वो पीछे आ गए। हा प्रसंग माझ्या मनाला लागला ओळखून रायगावकरांनी माझी समजूत घातली। जो रायगावकर सर थे उनको पता चल गया कि इसको बहुत बुरा लगा है। तभी उनको समझाते और कहते थे कि समाज अजून निद्रिस्त आहे, मतलब समाज अभी जागृत नहीं है कि खेळात मैदानात जात न पाता कौशल्य पाहावे। निद्रित क्यों बोला है?
क्योंकि समाज को अभी पता नहीं है कि जो खेल में जो कौशल है, जो खेल में बहुत होशियार है, उसकी स्किल जिसकी बहुत अच्छी है, उसको खेलने के लिए भेजना चाहिए। वहाँ पर हमें जात और पात नहीं देखनी चाहिए। इसके लिए कहते हैं कि अजून त्याला नीट समजले नाही, मतलब समाज में अभी समाज को पता नहीं चला है कि रियल में जो पारंगत रहता है, जो कुशल होता है, उसको ही खेलने के लिए जाना चाहिए। पर एक दिवस ऐसा येईल, सर उनको कहते हैं लेखक को, कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इतना अच्छा खेलो कि एक दिन स्पर्धा में आपको मान से बुलाने के लिए लोग आएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, हमें अभी दूसरा प्रसंग देखना है। शिमग्याच्या धूळवडीला आमच्या वस्तीतील प्रौढ वर्गात तमाशाचा फड उभा राहिला. त्या दिवशी प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग बंद होता, पण रायगावकर मास्तरांना यांची कल्पना नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गाला भेट द्यायला आले. प्रौढ वर्गाच्या कंदिलाच्या प्रकाशात तमाशा चालला होता. ते पाहून रायगावकर चटकन परत फिरले. त्यांना पाहताच मी त्यांना आडवा गेलो. माझी मान खाली झाली होती. ते पाहून मास्तर म्हणाले, अरे आज धुलीवंदन, हे चालायचेच. अन मास्तर तसेच वाटेला गेले. शिमग्याच्या धूळवडीला मतलब होली का सन. शिमग्याच्या मतलब होलीच्या और धूळवडीला मतलब रंगपंचमी. होली के दिन जो रंगपंचमी थी, उस दिन वस्तीत प्रौढ़ वर्गात तमाशा फड़ उभा रहा. जो ओल्ड पीपल को सिखाने का जो क्लास था, वहाँ पर क्या था, तमाशा चल रहा था. तमाशा मतलब एक लावणी जो डांस होता है वो. त्या दिवशी प्रौढ़ साक्षरतेचा वर्ग बंद होता. ऐसे तो वहाँ पर जो प्रौढ़ वर्ग चालू थे, लेकिन जिस दिन होली का त्यौहार था, रंगपंचमी का त्यौहार था, वहाँ पर क्या चल रहा था, तमाशा चल रहा था, डांस चल रहा था और क्लास बंद था. पण रायगावकर मास्तरांना यांची कल्पना नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गाला भेटले. जो सर थे उनको पता नहीं था, वो तो नेहमीप्रमाणे जैसे क्लास में आते थे वैसे वो क्लास में आए. प्रौढ़ वर्गाच्या कंदीलाच्या प्रकाशात, कंदील का जो प्रकाश था वहाँ पर तमाशा चालू था. ते पाहून जैसे उन्होंने सर ने देखा, पटकन वहाँ से वो रिटर्न चले गए. त्यांना पाहताच मी त्यांना आडवा गेलो. माझी मान खाली झाली होती. जैसे लेखक ने देखा कि सर रिटर्न चले गए हैं, तो वहाँ बीच में ही खड़े हो गए और उनको बहुत बुरा लगा. उनकी शर्म से उनका चेहरा पड़ गया. ते पाहून मास्तर म्हणाले, अरे आज धुलीवंदन, हे चालायचेच. आणि मास्तर तसेच वाटेला गेले. उनके जो सर थे, वो सर ने लेखक को कहा, ये तो धुलीवंदन है, ये तो सब चलता ही रहेगा. ऐसा करके वहाँ से वो निकल गए. त्या दिवशी बोलले, शंकर तू हे ध्यानात ठेव, जिथं प्रौढ साक्षरतेचा वर्ग चालतो, तुम्ही अभ्यास करता त्या विद्येच्या मंदिरात तमाशा कसा उभा. सरांनी मला केलेला हा उपदेश मी कधीच विसरू शकत नव्हतो. दूसरे दिन जब जाते हैं तभी शंकर को कहते हैं, तू ध्यान में ठेव, मतलब तू लक्षात ठेव कि जिथं प्रौढ़, जहाँ पर ओल्ड पीपल को सिखाया जाता है, वो हमारा सरस्वती का मंदिर होता है, ये विद्या का मंदिर होता है. वहाँ पर हम तमाशा कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर हम डांस कैसे कर सकते हैं. सरांनी मला केलेला हा उपदेश मी कधीच विसरू शकत नव्हतो. सर ने जो उसको जो सल्ला दी थी कि जो मंदिर है, शिक्षक जो पढ़ाई का मंदिर है, जो स्कूल है, वहाँ पर सिर्फ हमें स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं कि दूसरे नाटक, ड्रामा या डांस कुछ भी नहीं करना चाहिए. तो बच्चों, आपने देखा कि शिक्षक ने उनके जीवन में कैसे संस्कार डाले. ये जो 2 प्रसंग हमें बताए हैं, वो 2 प्रसंग लेखक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे. इसके लिए हमें उन्होंने ये संस्कार के बारे में ये लेसन दिया है, माझे शिक्षक व संस्कार. ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.